जय हिंद दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग को 40 मिनट तक इसमें बने हुए रहना है। सबसे पहली बात ये कि 40 मिनट तक आपको वीडियो को देखना है। 40 मिनट या ये चल क्यों नहीं रहा है, 40 मिनट या जितना देर का वीडियो ये बनने वाला है, ठीक है, उतना देर तक आपको वीडियो देखना होगा। सबसे पहली बात ये क्यों? क्योंकि मेरा वीडियो आपको पता ही होगा, जो भी ये इस चैनल को फॉलो करते हैं या इस चैनल का जो भी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि हर वीडियो लगभग लगभग अप्रोक्स 40 मिनट का आता है, जिसमें कि हम लोग पूरा का पूरा डीपली डिस्कशन करते हैं, डीपली बात करते हैं। उसके बाद वो उसका सॉल्यूशन हम लोग खोजने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि 40 मिनट एक लंबा लेक्चर रहता है जिसको सब कोई नहीं सुन पाते हैं। तो जो नहीं सुन पाते हैं वो अभी ही इस वीडियो को छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर से 40 मिनट देना होगा तब कोई चीज को समझने के लिए। आपको ये मेजी पुनर्स्थापना या जितना तरह का भी है, आप लोग चाहते हैं कि 6-7 मिनट में हमको समझ में आ जाए, 6-7 मिनट में ही काम खत्म हो जाए। लेकिन ये सब 6-7 मिनट का कहानी थोड़े है। 6-7 मिनट का ये कहानी है ही नहीं। मेजी पुनर्स्थापना एक लंबा कहानी है, तो पॉसिबल तो नहीं है मेरे लिए कि 6-7 मिनट में आपको हम समझा दें, ठीक है। इसीलिए जो भी इत्मीनान से वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप के देख सकते हैं, जिनके पास 40 मिनट का धैर्य है सुनने का, वही इस वीडियो पे बने रहे। और बाकी सब इस वीडियो को देखने का उसके बाद कहे कि फायदा नहीं है। और हम बताते हैं कि एक बार जो भी इस वीडियो को देख लेता है, मतलब कि देख लेगा, इस वीडियो का मतलब ये है कि इस चैनल में जो भी वीडियो है, 40 मिनट का जो भी वीडियो है, उसके बाद उसको वो टॉपिक फिर टच करने का उसको जरूरत नहीं पड़ेगा। उसको एकदम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होके ही वो लौटेगा। इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा रहता है, और बहुत कोई कोई ये समझ नहीं आता है कि इतना लंबा लंबा वीडियो आखिरकार हम क्यों बनाते हैं। तो उसका रीजन रहता है कि ऐसे ही 6-7 मिनट का वीडियो हम बना दें। मान लें कि 6-7 मिनट का हम वीडियो बना दें और आप ये वीडियो देख लिए और थोड़ा मोड़ा 40% समझ में आ गया, फिर दूसरा वीडियो देखे, फिर 6-7 मिनट का वीडियो देखे, 40% वहां समझ में आया। तो इस तरह करके बहुत सारा वीडियो आप लोग को ना देखना पड़े, इसीलिए एक वीडियो ही बना देते हैं जो कि 40 मिनट के आसपास का वीडियो रहता है, जिसमें कि पूरा का पूरा जो भी टॉपिक के तलाश में आप इस वीडियो को टच किए हुए हैं। आप जैसे कि आज को मेजी पुनर्स्थापना के लिए ये टच किया, तो एक ही बार में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप एक ही बार में ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद यूट्यूब में कोई भी दूसरा वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं है, अगर यहाँ से आप कर लेते हैं तो, ठीक है। जो भी इस चैनल से बने हुए हैं, रेगुलर जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा। जो नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए ये नया बात हम बता दिए, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग बोर्ड से अभी डिजिटल वे में शिफ्ट हुए हैं। बोर्ड पे करना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि वहां पे समय थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डिजिटल वे में मूव ऑन कर गए। इसीलिए धीरे धीरे करके सबको वाकिफ कराना होगा कि हम लोग पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का हम पता नहीं कि आप कितना वीडियो अभी तक देख चुके हैं, लेकिन ये मेरे ही चैनल में बारात लर्निंग में ही एक वीडियो और आ चुका है इससे रिलेटेड। मेजी पुनर्स्थापना से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है कल को, और आज को दूसरा वीडियो रहने वाला है। कल ही हम बताए थे पहला वीडियो में, कल को पूरा का पूरा समझाने वाला प्रोसेस हम कल खत्म कर चुके हैं शुरू से लास्ट तक, कि मेजी पुनर्स्थापना क्या है, कैसे हो रहा है, क्या परिस्थितियां के कारण हुआ, क्या क्या कारण हुआ, उसका परिणाम क्या क्या देखने को मिला। हम लोग मौखिक वे में कल को ही पूरा का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। यदि कल वाला आप लोग नहीं देखे हैं तो कल वाला आप लोग वीडियो देख ले, और वहां से ही हम लोग नोट्स बनाए हैं ये वाला चीज का। मतलब कि यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है जो कि कल हम आप लोग को बताए हैं। सेम टू सेम वही चीज लिखा हुआ है, बस ये वाला एक आंसर के रूप में लिखा हुआ है, और कल हम बताए थे आपको समझाने के टर्म में कल बताए थे, ठीक है। तो बस वीडियो को अब जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, किस तरह आपको लिखना है आप लोग वो आप देख लीजिए। बहुत सारा बोलते हैं कि नोट्स पीडीएफ दे दीजिए, तो पीडीएफ आपको इस वीडियो खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम में आप लोग सबको ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप पीडीएफ कर सकते हैं। और उन्हीं लोग के लिए ये हमको डिजिटल वे में करना भी पड़ रहा है, क्योंकि सबको पीडीएफ को देना पड़ता है, ठीक है। तो मेजी पुनर्स्थापना, जैसा कि कल का वीडियो यदि आप लोग देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मेजी पुनर्स्थापना क्या है। मेजी पुनर्स्थापना है कि राजा को पुनः सत्ता में वापस लाने की प्रक्रिया, राजा को पुनः सत्ता में वापस रखना, पुनः वापस रखना ही मेजी पुनर्स्थापना है। पहले क्या था, सामंतों का व्यवस्था चल रहा था, सामंतों लोग शासन कर रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सामंत लोग को हटाने का निश्चय किया गया, क्योंकि सामंत लोग बहुत तरह से जापान को बर्बाद कर रहा था।
जब मेजी पुनर्स्थापना जापान का हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जापान का। तो मेजी पुनर्स्थापना का मतलब है सम्राट की शक्ति को पुनर्स्थापना। कल ही बताए थे मेजी पुनर्स्थापना का क्या मतलब है, मेजी का शक्ति को, सम्राट का शक्ति को पुनर्स्थापना कर देना। मेजी जो है एक जापानी की उपाधि है मेजी। मेजी को शानदार भी कहा जाता है, मतलब कि शानदार तरीका से राजा को गद्दी पर बैठाना ही मेजी पुनर्स्थापना, जो कि 1768 में पूरा होता है। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग हो गया, 18 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ मिसिंग हो गया, 1868 होगा, मिसिंग हो गया थोड़ा सा। आप लोग यहाँ पे सुधार लीजिएगा, 1868 कॉपी में 1768 लिख दिया गया, ठीक है। महान परिवर्तन हुआ था। इसके बाद सम्राट मोइत्सुहितो ने सिंहासन संभाली और मेजी के उपाधि ग्रहण की। आपको कल बताए थे कि मोइत्सुहितो जो है अब नया राजा बना दिया गया, किसको, मोइत्सुहितो को। जो पुराना जो सामंत था, लास्ट सामंत कौन था, कल बताए थे लास्ट सामंत केकई था। केकई को हटा करके अब बना दिया जा रहा है मोइत्सुहितो को। मोइत्सुहितो को अब बनाया जाएगा राजा, नया राजा बनाया जाएगा मोइत्सुहितो को। तो यही वाला जो चीज था, यही वाला चीज कहलाया मेजी पुनर्स्थापना। बहुत ही एकदम जापान का इतिहास बदल देने वाला ये घटना रहा है, क्योंकि इससे पहले जो था सामंतों का शासन था। और सामंत लोग शासन कैसे कर रहे थे, कल ही हम बताए थे। बहुत दिनों से चले आ रही सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। इन सामंतों के द्वारा सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मामलों में बहुत तरह तरह की कुरीतियां थी, जिससे वहां की आम जनता लोग विरोधी हो रहा था इससे। कल ही हमको कल हम लोग जो आप लोग को पहले एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं। अभी हम लोग ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका लेक्चर हम लोग कल ही खत्म कर चुके हैं, ठीक है। जिसको लेक्चर के द्वारा पढ़ने में मजा आता है वो कल का वीडियो देखिए, कल आप समझ जाइएगा। लेकिन बहुत को ऐसे भी स्टूडेंट है जो कि नोट्स के द्वारा पढ़ते हैं, कि हमको नोट्स दे दीजिए, हमको नोट्स कर दीजिए। और नोट्स में हमको क्या, हम तो बस रीडिंग मार देंगे, नोट्स में हमको पढ़ाना और इजी हो जाता है। तो आप लोग जिस तरह बोलिएगा हम उसी तरह कर देंगे, आप लोग का सुविधा मेरा सुविधा, आप लोग का सुविधा के लिए हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाला वीडियो अपलोड हो चुका है, इसका लेक्चर वाला। तो जिनको भी लग रहा होगा कि ये हम सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, मतलब कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ा हुआ हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसीलिए सिर्फ अभी पढ़ने का ही जरूरत है और थोड़ा मोड़ा बताने का जरूरत है, ठीक है। तो क्या हुआ कि सामंती व्यवस्था से सबको परेशान हो गया, आम जनता लोग परेशान हो गया, उसका विरोध में हो गया। और उसके बाद क्या किया गया, राजा को पुनः सत्ता पर स्थापित कर दिया गया। यही घटना मेजी पुनर्स्थापना हो गया। ये वाला चीज है आपका भूमिका। क्या है ये है आपका भूमिका। उसके बाद मुइजी पुनर्स्थापना का कारण क्या क्या रहा, तो आपको पता ही होगा कि कोई भी एक चीज अचानक नहीं हो जाता, उसके लिए बहुत लंबा घटना से गुजरना पड़ता है उसको। तो इसमें भी कोई एक दिन का घटना रहा, इसमें बहुत सारा कारण उत्तरदायी है। तो पहला कारण है पश्चिमी देशों का प्रभाव। पहला कारण है पश्चिमी देशों का प्रभाव, कल ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। 19वीं शताब्दी में जापान के शोगुन सत्ता को पश्चिमी देशों के सामने झुकना पड़ा और उनको जापान में व्यापार करने के लिए अनुमति देनी पड़ी। आपको जब हम हिस्ट्री ऑफ जापान हम स्टार्टिंग किए थे, हिस्ट्री ऑफ जापान जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तब सबसे पहला हम पढ़ाए थे आपको जापान का खुले द्वार। जापान का द्वार कैसे खुला, सबसे पहला टॉपिक हम वही पढ़ाए थे। तो उसमें हम आप लोग को बताए थे, उसमें हम लोग देखे थे कि सामंत लोग कैसे संधि कर रहा है विदेशी लोग से। अमेरिका से संधि कर रहा है, रूस के साथ, डच के साथ, सबके साथ कैसे कैसे संधियां कर रहा है। और वो संधि कौन कर रहा है, वो संधि राजा नहीं कर रहा था, वो संधि सामंत लोग कर रहे थे। वो संधि सामंत सब कर रहे थे और बहुत ही अपमानजनक संधि कर रहे थे, और कोई उपाय नहीं था, जिससे कारण के सामंत लोग के ऊपर मूड खराब हो गया था जापान का। और ये वाला जो था पश्चिम का प्रभाव, पश्चिम का प्रभाव के कारण सामंत लोग पर और गुस्सा हो गया कि एक तो ये लोग संधि कर लिया, सामंत लोग एक तो संधि कर लिया, और ऊपर से जो भी तरह का खर्चा हो रहा है, जो भी तरह का नियम लागू किया जा रहा है, उस सब कुछ जनता के ऊपर लागू किया जा रहा है। इसलिए जनता, एक तो विदेशी लोग से जनता परेशान थी और ऊपर से सामंत लोग से भी जनता परेशान थी। सामंत में कौन, सामंत में शोगुन का बात किया जा रहा है। आपको स्टार्टिंग में भूल गए, क्योंकि कल हम बहुत इसके बारे में बहुत लंबा इसके बारे में चर्चा कर चुके थे, इसीलिए स्टार्टिंग में भूल गए। शोगुन एक सामंत था, सामंत का एक तरह से सामंत था शोगुन, ठीक है। कोनोगावा जो था ना, मतलब कि तोपुगावा, सॉरी तोपुगावा या तोकोगावा, इसको जो भी बोल सकते हैं।
तोकुगावा का ये सामंत एक प्रभावशाली सामंत, सामंत का मतलब ये होता है, क्या मतलब होता है पहले ही बता चुके हैं, मतलब कि एक क्षेत्र में उसको बोल दिया गया कि तुम सब कुछ वसूली तसूली तुम करो, तो जिसको ये काम सौंपा गया उसी को सामंत बोला गया। तो तोकुगावा का सामंत ही शोगुन था, शोगुन कहलाया। और वहां भी बहुत सारा अन्य छोटे छोटे सामंत थे, जैसे कि सात्सुमा, चोमू। तो ये सब सामंत थे जो कि शोगुन का विरोधी थे, ठीक है, क्योंकि शोगुन वहां पे सत्ता में स्थापित था, शोगुन ही सब कुछ करता था, सब कुछ शोगुन ही किया करता था, ठीक है। तो ये है शोगुन का कॉन्सेप्ट। आपको बार बार ये वाला क्वेश्चन में शोगुन का जिक्र होगा। तो पश्चिमी देश के प्रभाव के साथ वो लोग खुश नहीं थे, वो घबराए हुए थे। 1854 में आपको पता ही होगा कि पेरी जो आया था, अमेरिका का पेरी, 1854 में पहला संधि करता है, 1858 में दूसरा संधि करता है। 1854 और 1858 में जापान के साथ अमेरिकी लोग का दो संधियां होता है, जिसमें कि बहुत सारा अधिकार अमेरिकी को दे दिया जाता है, जिससे कि जनता लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा विद्रोह की भावना आ जाती है। क्यों? क्योंकि जापान एक बंद दरवाजे की तरह था, वहां का जो व्यक्ति था वो लोग नहीं चाहता था कि मेरे अंदर जो है विदेशी लोग प्रवेश करें, इसीलिए वो लोग सामंत से भी जुड़े हुए थे, विदेशी से भी जुड़े हुए थे। अमेरिका के इस अधिकार को देखकर रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, हॉलैंड आदि देश को जापान के साथ अलग अलग संधि करके व्यापारिक और राज्य क्षेत्र अधिकार प्राप्त किया गया। हम बताएं आपको, 1854 में जब अमेरिका के साथ जब डील डन हो गया, उसके बाद 55, 56, 57 ये सब अमेरिका, रूस, डच सबके साथ जो है संधि किया गया कि तुम लोग भी आओ, तुम लोग भी अपना व्यापार करो जापान में, सामंतों के द्वारा। ठीक है, पश्चिमी देशों के लिए जापान का द्वार खुलना जापान के लिए ऐतिहासिक घटना रहा। इस घटना का परिणाम स्वरूप जापान में दो प्रकार की विचारधारा उभर कर सामने आई। अब देखिए, जो भी मेरा वीडियो पहले से कवर कर रहे हैं उनको तो सब चीज कुछ रिपीटेड ही लग रहा होगा। जापान का हिस्ट्री ऑफ चाइना, जापान से जब से हम बताना स्टार्ट किए उन लोग को सब रिपीटेड ही लग रहा होगा, क्योंकि ये सब के बारे में बहुत बार डिटेल से जिक्र हम लोग करते आए हैं। और सब एक दूसरे से इसीलिए तो बोलते हैं कि जो वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो पूरा रूप से कनेक्टेड रहता है पिछला वीडियो से। अब जैसे कि इस वीडियो से पहले यदि मेरा वीडियो अगर देख चुके हैं, तो ये वीडियो आप लोग बस थोड़ा मोड़ा ही सुनते जाइएगा तो भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा इंटरलिंक करके ही बता रहे हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक अच्छा से समझ में आएगा। तो क्या हुआ कि बहुत ऐतिहासिक घटना था, जापान का द्वार खुल जाना, हम बता ही चुके हैं सबसे पहला क्लास में ही। तो यहाँ पे उसके बाद दो धाराएं, मतलब कि दो भावना, दो विचारधारा उत्पन्न हुआ। एक वो जो कि विदेशी के साथ रहेगा, और दूसरा विदेशी का विरोध वाला। तो विदेशी के साथ वाला यहाँ पर अपना लिया गया था, ठीक है, बहुत बारी बड़ा बता चुके हैं। पहली विचारधारा में पश्चिमी देशों का विरोध किया गया, लेकिन यह रूढ़िवादी और पारंपरिक विचारधारा के कारण सफल नहीं हो पाई। दूसरी विचारधारा क्या था? जापान का पश्चिमीकरण करके साम्राज्यवादियों का विरोध करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने के लिए जापान में शोगुन का अंत करके मेजी का पुनर्स्थापना जरूरी था। अब देखिए, अब चूंकि जापान में संधि बहुत ज्यादा हो चुका था, जापान में संधि वंधि सबके साथ हो चुका था, और संधि वंधि होने के बाद जापान में दो दल हो गया। एक बोलता था कि विदेशी के साथ हम लोग मिलकर तरक्की करेंगे, और दूसरा बोलता था कि विदेशी को हम लोग नहीं अपनाएंगे। तो विदेशी को नहीं अपनाने वाला बात ही नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि सब वहां पर पक्ष में थे कि विदेशी के साथ हम लोग आधुनिकीकरण को बढ़ावा देंगे। यहीं से आधुनिकीकरण स्टार्ट भी होता है जापान में। तो ये वाला विदेशी के साथ वाला जो बात हुआ, ये तभी पॉसिबल था जब शोगुन को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि शोगुन, आपको पता होगा कि शोगुन एक वहां सर्वशक्ति बनकर उभरा हुआ था। शोगुन सामंत जो है वहां शोगुन का ही चलता था। अब यदि विदेशियों से कुछ सीखना है, विदेशी से बातचीत करना है, विदेशियों से शिक्षा प्राप्त करनी है, तो शोगुन बीच में इंटरफेयर करता है। तो इसीलिए पहले शोगुन को ही नष्ट करना होगा। शोगुन को नष्ट करके क्या करना होगा? राजा को पहले स्थापित करना होगा, है कि नहीं? पहले राजा को स्थापित करेंगे, उसके बाद ना जनता लोग खुशी रहेगा, जनता लोग को सब कुछ मिलेगा, जनता लोग शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, जनता लोग सब कुछ कर पाएंगे। क्योंकि शोगुन एक निरंकुशतावादी शासन कर रहा था, अभी आगे और भी लिखेंगे, अब इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह की दो तरह का धारणा उत्पन्न हो गया, लेकिन दूसरा धारणा को, मतलब कि जो पश्चिमी देशों के साथ मिलजुल के चलने की बात कहा गया, उसको अपनाया गया जापान में। तो पहला कारण ये था, पहला कारण ये था जिसके कारण कि मेजी पुनर्स्थापना करना पड़ा, क्योंकि विदेशियों के साथ वो संपर्क में आना चाहते थे, आना चाहते थे का मतलब उनसे सीखना चाहते थे।
जिसमें कि सबसे बड़ा बाधक का काम शोगुन कर रहा था, इसीलिए शोगुन को हटा के मेजी का पुनर्स्थापना करना जरूरी था। दूसरा कारण क्या, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था। कल बता रहे थे हम आपको कि सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या असुविधा सामना करना पड़ रहा था। तो पहला, अन्य सामंतों का विद्रोह की भावना। कल बताए कि जैसे कि शोगुन सबसे शक्तिशाली सामंत था, उसी प्रकार दो तीन और भी तो था, सोत्सुमा, चोमू, लोगी। तो ये सब जो सामंत थे, इस सब में ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आप लोग को, वहां से पढ़ लेना। तो वो लोग सामंत लोग चाहते थे कि शोगुन ज्यादा प्रभावशाली ना रहे, उसको जल्दी हटा देना चाहते थे, जो कि दूसरा कारण बन के सामने आता है। जापान के लोग तत्कालीन शासन व्यवस्था से असंतुष्ट थे, असंतुष्ट तो होंगे ही। तोकुगावा शोगुन देश पर अपना वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अपने सामंतों पर कठोर नियंत्रण रखता था। अब शोगुन क्या करता था, एकदम कठोर नियंत्रण रखता था सभी अपने जनता पर, कृषक वर्ग पर, सब पर। तो शोगुन ने कोताई नामक कानून पारित किया। कौन सी? कोताई नामक कानून पारित किया। और इस कानून के अनुसार सामंतों को बिना अनुमति के किले बनाने, सिक्का ढालने, युद्ध के लिए जहाज बनाने और शादी करने की अनुमति नहीं देता था। अब बताइए, ये क्या कर दिया गया शोगुन के द्वारा, दूसरे सामंत पे क्या कर दिया गया कि तुम भैया शादी नहीं करोगे, तुम भैया सिक्का अपना नहीं ढालोगे, तुम किला नहीं बनाओगे, ठीक है। इस तरह का जबरन जो है दूसरा सामंत के ऊपर जो है ये सब लादा जा रहा था। अब बता, और एक चीज था कि प्रत्येक 2 साल में 4 महीना तक राजधानी में आएगा। 4 महीना राजधानी, राजधानी क्या था, यड्डो। यड्डो मतलब टोक्यो राजधानी इसका। तो वहां पर उसको 4 महीना में अते 4 साल में नहीं, 2 साल में 4 महीना, 2 वर्षों में 4 महीना तक उसको रहना पड़ेगा राजधानी में, दूसरा सामंत को, कि उन लोग भी एक देख रेख करता रहेगा। मोटा मोटी हम लोग ये बोल सकते हैं कि शोगुन का पूरा प्रभुत्व था आम सामंत के ऊपर भी, नीचे का सामंत जो भी है उसके ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि नीचे का सामंत लोग भी विद्रोह करेगा कि ये जो है शोगुन वाला सिस्टम जो है खत्म कर देते हैं, सामंत वाला सिस्टम है खत्म कर देते हैं, राजा को पुनः स्थापित कर देते हैं। तो ये हम लोग का रहता है तीसरा पॉइंट, मेजी पुनर्स्थापना होने का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कृषि की स्थिति। कृषि में भी ऐसा जरूर कुछ हुआ जिससे कि सामंत व्यवस्था को खत्म करना और मेजी पुनर्स्थापना का कारण बन गया। कि सामंत व्यवस्था का सबसे अधिक प्रभाव कृषक वर्ग पर पड़ा। उन लोगों पर कड़े नियम लगाया गया, अधिक कर वसूली किया गया, किसानों के माल गुजारी भी बहुत कम दिया जाता था। कल ही बता रहे थे कि किसानों पर किस तरह लादा जा रहा था, कर लादा जा रहा था, कैसे उन लोग का जीवन यापन चल रहा था, कृषि में उन लोग को क्या कठिनाई हो रही थी। कल हम लोग बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यही सब रीजन ये भी रहता है कि सामंत को हटा दिया जाए, क्योंकि सामंत लोग ही तो इसके ऊपर, जो शोगुन था वही लोग तो कृषक के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो कृषक भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि सामंत लोग खत्म हो जाए और राजा का फिर से शासन स्थापित की जाए, क्योंकि राजा अच्छा था, ठीक है। तो एक एक आपका कारण ये बनता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कारण बनता है। शोगुन शासन की जब भी सामंतों पर आर्थिक दबाव डालता था, तब सामंत इस दरों को कृषक के ऊपर डालकर अपने बोझ को हल्का कर लेते थे। ये वाला कॉन्सेप्ट हम कल ही बताए थे, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। कि मान ले कि एक शोगुन है, ये शोगुन यहाँ पे किसान है, ठीक है। तो ये शोगुन दूसरा शोगुन को रखेगा, ये शोगुन दूसरा सामंत को रखेगा कि तुम इससे टैक्स वसूली करो। और ये शोगुन क्या करेगा, फिर दूसरा शोगुन को रखेगा कि तुम टैक्स वसूल करो। उससे क्या हो जा रहा है कि ये फ्री हो जा रहा है, क्योंकि इसको टैक्स मिलेगा, फिर ये भी फ्री हो जा रहा है क्योंकि इसको ये टैक्स भेजते रहेगा। तो इसी तरह करके क्या हुआ कि मान ले कि 120 रुपया ये इसको देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 140 रुपया कमा रहा होगा, तब ना वो उसको 120 रुपया दे रहा है। उसी तरह अगले वाला 160 रुपया कमा रहा होगा, तो ये कमा रहा है, किससे कमा रहा है, ये कृषक वर्ग से कमा रहा है। इसका मतलब ये है कि कृषक वर्ग 180 रुपया पे करता होगा, तब ना यहाँ पे 120 रुपया मैन शोगुन के पास पहुंचता होगा। बीच वाला सब तो डकार मार जाते होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि किसके ऊपर ज्यादा सबसे अत्याचार हो रहा है, कृषक के ऊपर। जाहिर तौर से बात है, कृषक के ऊपर अत्याचार हो रहा है इतना इतना। यही चीज हम लोग को मॉडर्न इंडिया में भी देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं नवीन व्यापारी और बुद्धिजीवी वर्ग की अवस्था। तो नवीन व्यापारी और बुद्धिजीवी लोग का क्या हुआ कि शोगुन को जब भी जरूरत पड़ता था पैसा उधार ले लेता था नवीन व्यापारी लोग से।
पैसा उधारी ले लेता था और बुद्धिजीवी लोग का आदर नहीं किया करता था। बुद्धिजीवी लोग को बोलता था कि नहीं, जो कुछ भी है सब कुछ शोगुन है, तो शोगुन के अलावा कुछ भी नहीं है जापान में। तो इसीलिए ये लोग भी शोगुन का विरोध कर रहे थे। अभी मोटा मोटी मुद्दा हम लोग का ये है कि शोगुन का विरोध क्यों किया जा रहा था और शोगुन को क्यों हटाया गया। और शोगुन क्या है? शोगुन है सामंती व्यवस्था। एक सामंत का नाम है शोगुन, और एग्जाम्पल के थ्रू हम कल आपको बता चुके हैं, ठीक है। जो भी नहीं देखे हैं वो प्लीज एक बार कल का क्लास देख लीजिए। कल का क्लास देखने से ज्यादा बेटर वे में आपको समझ में आएगा। आज तो सिर्फ हम जो लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, कल को कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, कल हम सिर्फ लेक्चर दिए थे आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए शोगुन शासन की निर्बलता। अब धीरे धीरे क्या हुआ, शोगुन लोग जो इतना पैसा लेने लगा। अब आपको पता होगा जिसके पास ज्यादा पैसा है उस भोग विलास जीवन व्यतीत करता है, उसको बाद बाकी किसी के से लेना देना नहीं रहता, अपना मजा में रहता है। तो शोगुन ने जापान पर बहुत लंबा शासन किया। लगभग 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से ही लेकर सामंती व्यवस्था स्थापना होता है, और 12वीं सदी के बाद तक भी स्थापना रहता है। 12वीं सदी के बाद और सुदृढ़ हो जाता है, जो कि 18वीं सदी, मोटा मोटी बहुत सालों तक हम बोल सकते हैं सामंती व्यवस्था ही रहता है। तो स्टार्टिंग में तो ये लोग मजबूत हुआ करता था, लेकिन बाद में जब देखा कि हम ही सबसे मजबूत हैं, जिसके पास ये गुमान आ जाता है ना कि हम ही सबसे मजबूत हैं, उसका जो है पतन होना निश्चित है। जिसको ये पता चल जाता है, जिसको ये लगने लगता है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है, हम ही सब कुछ है, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है जीवन में, जिंदगी में, तो उसका पतन होना अनिवार्य है, उसका पतन होना ही होना है, ठीक है। इसीलिए अपने जिंदगी में ये चीज नहीं लेके चलना है कि हमको ही सब कुछ पता है, मुझको ही सब कुछ, मैं ही सर्वव्यापी आदमी हूँ। आप कृष्ण नहीं हो भैया, आप विष्णु नहीं हो, ठीक है, या फिर अल्लाह गॉड जो भी है, आप नहीं हो, आप एक इंसान हो, ठीक है। तो वो चीज ध्यान देना है कि जिसको यदि अधिक सफलता मिल गया तो वो सफलता देख के खुश भी नहीं होना है कि मुझको बहुत ज्यादा सफलता मिल गया, क्योंकि यदि आज एक सफलता मिला है तो ये जरूरी नहीं है कि ये सफलता हमेशा के लिए कायम ही रहेगा। कायम रखने के लिए फिर अलग सफलता करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। ये थोड़ा डीपली सब बात है, अलग बात होगा इस सब बारे में। उनके द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति ने कभी भी जापान के कुलों और सरदारों के बीच सहयोग का भावना नहीं पनपने दिया, जिससे कि शोगुन धीरे धीरे निर्बल होता चला गया। और निर्बलता के ही कारण सभी लोग सोचा कि शोगुन व्यवस्था को अब खत्म किया जाए, अब पुनः राजा का सत्ता को स्थापित किया जाए फिर से। उसका चौथा कारण देखते हैं, विदेशी विरोध भावना का जन्म। अब हम आपको बताए थे कि दो तरह का था, एक था विदेशों के साथ वाला और विदेशों का विरोध वाला। लेकिन जो विदेशों का विरोध वाला था, ये लोग भी तो जापान थे, सामंती व्यवस्था के विरोध ही थे। सामंती व्यवस्था के विरुद्ध ये लोग भी थे। ये लोग चाहते थे पहले विदेशियों को भगा दिया जाए, अब भगाने के बाद पश्चिम का शिक्षा को या फिर पश्चिम जगत को अपनाया जाए। अब भगाने के लिए सबसे अहम कड़ी था शोगुन। शोगुन को जब तक भगाया नहीं जाएगा तब तक विदेशियों के साथ नहीं भगाना भगाना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शोगुन लोग बहुत सारा ट्रीटी किया हुआ था, तो जब तक शोगुन को नहीं खत्म किया जाएगा अब ब्रिटिशर्स लोग को ये क्या पता था कि शोगुन का मतलब ब्रिटिश का पूरा जापान नहीं होता। शोगुन का मतलब पूरा जापान थोड़े होता है। शोगुन का मतलब एक पर्टिकुलर तोपुगावा जो है, तोपुगावा का शोगुन जो कि सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया था, उसके अंडर पूरा जापान था। लेकिन असली तो राजा ही संचालन का था, व्यवहारिक तौर पे तो राजा ही था ना। इसीलिए राजा को पुनर्गठन करने का किया गया। सम्राट का एक नारा वहां लगा कि सम्राट का सम्मान करो और विदेशियों को बाहर निकालो। अब विदेशी को बाहर निकालने के लिए शोगुन को पहले हटाना पड़ता। इसीलिए एक बहुत जोर सा संघर्ष छिड़ा, जिस जो कि आगे जाके मेजी पुनर्स्थापना करना पड़ा। मेजी पुनर्स्थापना हुआ, ठीक है। 1863 तक सभी विदेशियों को भगाने के लिए कहा गया, लेकिन यह काम शोगुन के लिए असंभव था। क्यों? क्योंकि शोगुन लोग ट्रीटी किया हुआ था। अब जिसके साथ हम ट्रीटी करेंगे उसको कैसे भगा देंगे? यदि हम बोल देंगे यदि आप लोग को हम बोल दिए कि दिसंबर में आप लोग का चाइना और जापान खत्म कर देंगे, तो ये देखिए दिसंबर खत्म, ये एक ट्रीटी ही तो है। हम ट्रीटी कर लिए, भले आप लोग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन हम ट्रीटी कर लिए आप लोग के साथ कि दिसंबर में हम खत्म कर देंगे। तो आपको जाके अच्छा लगेगा कि आज को है 28 तारीख और आज को हम लोग का हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान खत्म हो गया। सिर्फ 2019-22 का बात कर रहे हैं, सिर्फ 2019-22। हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान इतना जल्दी खत्म होने वाला चीज नहीं है। 2019-22 में जो जो क्वेश्चन आने वाला है हम लोग सबके ऊपर बात कर चुके हैं।
ठीक है, हम बताए थे कि 4 क्वेश्चन ही हम लोग सिर्फ करेंगे, लेकिन हम आपको 8 क्वेश्चन हम आपको अभी तक बता चुके हैं। हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान से 8 क्वेश्चन, और मुझको नहीं लगता है कि ये 8 क्वेश्चन से अलावा और कहीं भी जाएगा, और कहीं जाता भी है तो आप इसी के बेस पे जो है ना दूसरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि स्तर पर विदेशियों के बाहर निकालने का प्रयास किया गया। सियोनसिकी की खाड़ी, एक खाड़ी है जापान में, सियोनसिकी की खाड़ी, ये है आप लोग का जापान, आपको पता ही होगा। तो ये है आप लोग का जापान, तो ये पूरा का पूरा बंदरगाह पर ही डिपेंड है, मतलब कि सभी जगह बंदरगाह है। तो सियोनिस्की की खाड़ी पर जो है गुजारा गया जहाज, ठीक है, जहाज को नष्ट कर दिया गया। सियोनिसिकी, ये वाला नाम याद रखना, सियोनिसिकी की खाड़ी से गुजरने पर उसे जहाज को नष्ट कर दिया जाए, यह कहा गया जापानियों के द्वारा। 1863 में नष्ट कर दिया गया, जब जवाब में 1863 में 16 जुलाई 1863 में इससे जनता में विदेशियों के लिए घृणा की भावना पनपी। उनको हटाने के लिए शोगुन व्यवस्था को हटाना आवश्यक था, इसीलिए शोगुन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह हुआ। चौथा नंबर पॉइंट ये था। पांचवा नंबर देखते हैं, सामंतों का संगठित होना। ये तो ऑटोमेटिक सी बात है कि एक जब बहुत ज्यादा ताकतवर होकर बाकी सब के ऊपर अत्याचार करने लगता है, तो क्या करता है, ये बाकी सब भी एकजुट होकर फिर इसके साथ संघर्ष करना स्टार्ट कर देता है। सब एकजुट होकर फिर इससे लड़ाई करेगा और इसको हटा देगा, और हटाने के बाद फिर से राजा का सत्ता यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, है कि नहीं। तो वही था सामंतों का संगठित होना। तोकुगावा शोगुन की फूट डालो और राज करो की नीति ने कभी सामंतों को एकता में होने का नहीं दिया, किंतु जापान की स्थिति देखकर अब ये एकता में लाने का प्रयास किया गया और सभी को एकता के बंधन में जुट गए, सभी को राष्ट्रीयता की भावना समझ में आने लगी। अब हम लोग धीरे धीरे देखते हैं, वो हम लोग का 5-6 पॉइंट हो गया हम लोग का कारण, ठीक है, कि किस कारण से मेजी पुनर्स्थापना हुआ। और भी बहुत सारा कारण है जिसको कि हम लोग कल डील कर चुके हैं। अभी तो हम लोग एक आंसर फॉर्म में हम लोग देखें, आंसर फॉर्म में हम लोग देखें, इसीलिए थोड़ा फास्ट वे में भी हम लोग देखें, क्योंकि हम लोग को पढ़ के आगे बढ़ना था, इसीलिए। फिर देखिए 3 जनवरी 1868 को सम्राट की पुनर्स्थापना की घोषणा की गई और मेजी पुनर्स्थापना की गई। इस प्रकार जापान में सदियों से चली आ रही शोगुन की सत्ता का अंत कर दिया गया, है कि नहीं। मेजी पुनर्स्थापना जापान के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। इसकी स्थापना से ही जापान में नए युग की शुरुआत हुई। इसी आधुनिक जापान का आधारशिला भी कहा जाता है। कल हम आपको इससे डिटेल में इसके बारे में बताए थे, जापान का आधुनिकीकरण के बारे में, डिटेल से तो नहीं लेकिन हाँ बहुत कुछ बताए थे। यदि आपका क्वेश्चन में जापान का आधुनिकीकरण भी यदि आ जाता है, यदि आपको क्वेश्चन लिखने के लिए, तो आप उसमें भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ये हम आपको कल का वीडियो में बता चुके हैं, बहुत कुछ, शिक्षा में, बैंकिंग में, सैन्य सैन्य में, और फिर स्त्रियों में, बहुत सारा चीज में आधुनिकीकरण, तकनीकी में, विदेशियों से सीखने में, शिक्षा में क्या क्या, उच्च के लिए अलग शिक्षा लागू किया गया, माध्यमिक के लिए अलग, तकनीकी के लिए अलग। याद है कि भूल गए, कल का याद है कि भूल गए सबको। रिवीजन देखिए, रिवीजन करते रहना, हम तो आपके लिए डेली वीडियो लेके आते रहेंगे। आप लोग बस कमेंट कीजिएगा कि सुबह दोपहर शाम कौन टाइम सब में वीडियो आपको चाहिए, उस टाइम में हम वीडियो आपके लिए बना देंगे। एक लेक्चर के माध्यम से बनाएंगे जिसको कि डेली देखने में मजा आएगा। ये नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बना दिए, अब उसी में लड़का लोग परेशान कि साला 10 मिनट में तो समझो में नहीं आया कि मेजी पुनर्स्थापना क्या था। तो हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एक लंबा प्रोसेस से होकर गुजरेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया मेजी पुनर्स्थापना। और ये आपका हो गया, यहां से यहां तक था इसका निष्कर्ष, या हम लोग लिख सकते हैं निष्कर्ष। लास्ट में जो निष्कर्ष लिखना पड़ता है, ये था आपका निष्कर्ष। उसका दूसरा और एक क्वेश्चन आता है कि मेजी पुनर्स्थापना का परिणाम लिखिए। मेजी पुनर्स्थापना परिणाम क्या क्या हुआ। हालांकि कल ही हम इस वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन आज देखते हैं, आज भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये आपका अलग क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसमें भी बहुत लंबा आंसर जाएगा, 7-8 पेज का इसमें भी आंसर जाएगा। और 7-8 पेज में आप लोग क्या लिखिएगा, ये आप लोग को आराम से पता चल गया होगा अभी तक कि क्या लिखना है, और इसके बारे में भी हम लोग और थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और थोड़ा पता चल जाएगा। जैसे कि क्या होगा कि इसको लिखाने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, परिणाम आपको ऑटोमेटिक जो है पता चल जाएगा, ठीक है। तो परिणाम देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, जापान में नया विधान का शुभारंभ हो गया। 7 अनुच्छेद के साथ, 5 अनुच्छेद के साथ, 5 अनुच्छेद के साथ जापान में एक नया विधान का
आरंभ हो गया। 1868 6 अप्रैल 1868 में नया विधान लागू किया गया और ये 5 अनुच्छेद जो है ये जापान का तरक्की को इंगित करता है। पांचों में बोला गया कि जापान पूरा समानता का भाव रखेगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद कहा गया कि सब में राष्ट्रीयता की भावना होगी, अपना हित को आदमी बाद में पूरा करेगा, पहले राष्ट्र हित को पहले प्रायोरिटी देगा। उसके बाद ये बोला गया कि जापान लोग जो विदेशी के साथ सीखेगा, विदेशियों से सीखेगा और विदेशियों से सीख करके अपना आधुनिकीकरण करेगा। इसी तरह करके 5 अनुच्छेद बनाया गया, 5 बात जो कि जापान को आधुनिकीकरण के युग में और आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट परिणाम हम लोग को यही देखने को मिलता है कि जापान जो है अब आधुनिकीकरण की ओर बढ़ना स्टार्ट करेगा। आधुनिकीकरण में वो ऊंचाइयों की शिखर तक प्राप्त करेगा। ठीक है, आज भी हम लोग जापान को एक विकसित देश बोलते हैं, विकासशील देश नहीं है जापान, विकसित देश है और उसका जड़ हम लोग को यही इसी का परिणाम में देखने को मिलता है। इसीलिए बोलते हैं हिस्ट्री जो अभी आप जो करंट अफेयर पढ़ते हैं उसको यदि हिस्ट्री से रिलेट कर लिया जाए तब तो आपका जो समझ है ना वो थोड़ा सा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा यदि हिस्ट्री से कनेक्ट कर लिया जाए। जैसे कि आज का करंट अफेयर था, आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? आपको हमेशा बोलते हैं कि करंट अफेयर जीवन में जरूरी है, आप लोग एग्जाम दो या ना दो, करंट अफेयर जो है ना जिंदगी समझने के लिए होता है कि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, हम लोग को क्या चीज में काम करना चाहिए, क्या चीज को छोड़ना चाहिए, क्या चीज। करंट अफेयर बहुत जरूरी है। यदि नहीं तो आप एक बार कमेंट करना करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर का भी कभी कभी जो है ना वीडियो लाया करेंगे, जिसमें कि मंथली हो गया या फिर कुछ अलग चीज हो गया, मेन टॉपिक हो गया, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। जिसमें कि जापान, पता है जापान अभी जो है ना, अभी जापान न्यूक्लियर से एनर्जी उत्पन्न करने पर बहुत जोर दे रहा है। न्यूक्लियर न्यूक्लियर से एनर्जी उत्पन्न करने के लिए बहुत जोर दे रहा है, क्योंकि कार्बन एमिशन को जीरो करने का बात किया जा रहा है पूरा देश के द्वारा, पूरा इंटरनेशनल ग्लोबली लेवल पर कार्बन इमिशन को कम करने का बात किया जा रहा है। और ये सब कॉन्सेप्ट क्या है ना, ये सब कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं समझ में आएगा, कभी और इसके बारे में चर्चा करेंगे तब बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा आज का मुद्दा क्या है। ये सब तो इतिहास की बातें हैं, चलो इतिहास पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्या क्या हम लोग दिक्कत का सामना कर रहे हैं, हम लोग को क्या क्या कदम उठाना चाहिए, ये सब चीज हम लोग को करंट अफेयर पढ़ के ही समझ में आता है। इसीलिए आप लोग जो भी सीरियस एस्पिरेंट है सिविल सर्विस को लेके या फिर कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ, यदि आप लोग सीरियस कैंडिडेट है तो करंट अफेयर पे जरूर आप लोग फोकस कीजिए। करंट अफेयर के बिना कोई भी एग्जाम नहीं निकलने वाला है, और एग्जाम तो बाद की बात है, आप लोग को जिंदगी नहीं समझ में आने वाला है बिना करंट अफेयर के। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि करंट अफेयर के बिना कोई एग्जाम दे लेंगे तो एग्जाम तक तो चलिए हाँ हो सकता है, हम तो बोलते हैं नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ करंट अफेयर पढ़ने पे जो है ना उसके बाद आप लोग को नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि किस चीज में हम लोग का क्या नजरिया होना चाहिए। करंट अफेयर बेसिकली नजरिया का चीज होता है। करंट अफेयर जो है आपको नजरिया देता है कि किस चीज को किस तरह प्रदूषण यदि है तो उसको हम लोग किस नजरिया से देखेंगे। ठीक है, यदि कोयला है तो उसको किस नजरिया से हम लोग देखेंगे। नजरिया चेंज करने का चीज है करंट अफेयर, और हम बहुत ट्राई करते हैं कि आपका नजरिया जो है हम इतिहास के माध्यम से भी बहुत कुछ चेंज करने का ट्राई करते हैं। आप लोग इस लेक्चर का फीडबैक आप लोग जरूर दिया करो। कितना देर लगेगा यार, 1 मिनट, मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट लगेगा फीडबैक देने में। लाइक या डिसलाइक करने में 1 मिनट लगेगा, मतलब 30 सेकंड लगेगा, या फिर 1 सेकंड ही मात्र, और फिर कमेंट करने में 10 सेकंड लगेगा। तो 10-15 सेकंड कम से कम जो वीडियो बना रहा है आप लोग के लिए, डेली डेली जो मेहनत कर रहा है, तो वो लोग के लिए 10-15 सेकंड कम से कम आप लोग को देना चाहिए मेरे अनुमान से। बाकी आप लोग का जो इच्छा है, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे इसी तरह करके। आप लोग को नहीं तो मेरा तो कम से कम रिवीजन हो जाएगा। यही बात आप लोग समझते नहीं हो कि दूसरा को पढ़ाने से रिवीजन होता है, मेरा कम से कम रिवीजन हो जाएगा। आप लोग फीडबैक फीडबैक बस आप लोग फीडबैक देते हो तो हमको थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कि ज्यादा और मोटिवेशन के साथ और एनर्जी के साथ पढ़ाने में मजा आता है। तो खैर हम लोग परिणाम में क्या देखें, सबसे पहले जापान का नया विधान लागू हो गया, अब सामंती व्यवस्था हो गया खत्म, अब सामंतवाद का हो गया अंत। सामंतवाद अब नहीं रहा, शोगुन को खत्म कर दिया गया। शोगुन जो हम लोग का लास्ट रूलर कौन रहता, लास्ट जो केकई रहता है, लास्ट जो केकई रहता है शोगुन, उसको गद्दी से उतार करके मोइत्सो हितो मोइत्सो मोइत्सो हितो को बैठा दिया जाता है। ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि मेरे पास अच्छा से उपकरण है, संसाधन अच्छा से अवेलेबल नहीं है। ठीक है,
इसीलिए थोड़ा सा लिखने में भी प्रॉब्लम होता है। तो कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना थोड़ा धीरे धीरे करके आप लोग के लिए बहुत कुछ बेटर कर दिया जाएगा। आप लोग को कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। बस हम जितना बोलते हैं, बस स्टार्टिंग में बोले थे 40 मिनट बने रहना है। यदि आप लोग अभी तक बिना स्किप के देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके और अपना फीडबैक जरूर दें। और यदि पसंद आएगा तो ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, नहीं तो दबाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि पसंद आता है तो आपको पता होगा कि बीए पार्ट 3 का हम सब कुछ मतलब कि करा रहे हैं, जिसमें कि पेपर 8 हम बताए थे कि दिसंबर में खत्म कर देंगे, और ये दिसंबर हम लोग का खत्म होने ही वाला है, और 1-2 दिन दिसंबर बचा हुआ है। देखते ही देखते भैया 2022 भी खत्म। खैर अभी बात करेंगे 2-4 मिनट, हम अलग से कुछ कुछ बात करेंगे। जापान का पश्चिमीकरण। अब देखिए कि 1868 के बाद जापान का पश्चिमीकरण होना स्टार्ट होता है, और यही दौर होता है आधुनिकीकरण के दौर में जापान आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसके देखिए राष्ट्रीयता, ये सब में जो है ना, सब में आपका एक एक पेज लिखाएगा, और एक एक पेज में क्या लिखाएगा ये चीज हम आपको बहुत दिन से, जब से जापान स्टार्ट किए तब से हम समझा ही रहे हैं। जो जो जितना कुछ आप मेरे वीडियो के थ्रू समझे हैं और थोड़ा अपना ज्ञान लगा के, ये सब कुछ अपना एक अलग से आंसर रेडी कीजिए और उसको टेलीग्राम में एक बार भेजने का ट्राई कीजिए। कम से कम हम देखें तो एक बार टेलीग्राम में आप क्या लिख रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या क्या समझ में आ रहा है अभी कि नहीं आ रहा है, समझ में पता चलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीयता की भावना का विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास अब जापान में बहुत तेजी से होने लगा। अब सब लोग अपना हित को बाद में, पहले पहले जो है देश का हित को प्रायोरिटी देने लगे। अपना हित बाद में देखा जाएगा, पहले 2 गो सिंघाड़ा बाद में खाया जाएगा, पहले देश के लिए पहले किया जाएगा, ठीक है। ये वाला भावना जापान में बहुत तीव्र रूप से फैली। और आपको पता ही होगा कि राष्ट्रवाद की भावना एक ऐसी भावना है जो कि कोई भी देश को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। यदि सब में यदि राष्ट्रवाद की भावना अगर पनप गई, अपने आप से ज्यादा यदि देश को वैल्यू जो देने लगा जो देश में, वो देश का तरक्की होना निश्चित है। भारत देश में यही चीज तो नहीं है। राष्ट्रवाद का उदय तो भारत में हो गया, लेकिन अभी भी देखिए हर जगह करप्शन, हर जगह आपको कहीं ना कहीं घुसखोरी देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं काला बाजारी देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ, तो ये सब भारत में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज से हम लोग कुछ अभी बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो परिस्थिति में हम लोग है नहीं कि वो चीज को ठीक कर सकते हैं। लेकिन बस एक अवेयरनेस हम लोग रख सकते हैं और एक दूसरे को फैला सकते हैं अवेयरनेस को। और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक ऐसा पोस्ट में जाओ जिससे कि ये सब चीज को आप दूर कर सको, ठीक है। ये वाला चैनल हम चाहते हैं कि एक ऐसा चैनल बने जो कि भारत के कंट्रीब्यूशन में, मतलब कि हमारे देश के कंट्रीब्यूशन में ये चैनल हो, और आगे चल के ये वाला चीज आप लोग के द्वारा ही प्रयास, मतलब कि सफल किया जाएगा। अभी तो खैर ये एक छोटा सा चैनल है, छोटा सा ही चैनल है, ज्यादा बड़ा ये चैनल नहीं है, ठीक है। लेकिन इस चैनल को इतना बड़ा तक लेके जाना है जिससे कि देश में इसका कंट्रीब्यूट हो सके, और जिसमें कि आप लोग का समर्थन का बहुत ज्यादा जरूरत है। और यदि आपको इस वीडियो में या फिर हम जो समझा रहे हैं उसमें कहीं भी कोई तरह का दिक्कत होता है तो आप कमेंट एक बार करके देखो, हम उसका जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, एक बार कमेंट करके देखो। और कहीं भी कुछ दिक्कत होता है तो आप जो है टेलीग्राम में बता सकते हैं हमको। टेलीग्राम हिस्ट्री से रिलेटेड हो या कोई चीज से भी रिलेटेड हो, यदि मुझको पता होगा तो ठीक है, उसको अच्छा तरीका से बताएंगे। यदि नहीं पता होगा तो पहले पढ़ लेंगे उसको, उसके बाद ट्राई करेंगे बताने का, ठीक है। उसका देखिए सबसे लास्ट परिणाम क्या है, साम्यवाद और सॉरी साम्राज्यवाद की भावना का विकास। अब जापान जो है ना एक नया नीति अपनाता है। अब जापान चाहता है कि जैसे यूरोपियन लोग जो नया नया देश को खोजा, उसके बाद वहां जाके उपनिवेश बनाना स्टार्ट किया, तो उसी तरह 1868 के बाद क्या हुआ ना कि जापान भी अपना साम्राज्यवाद विकास की ओर देखने लगा। जापान भी चाह रहा था कि हम भी कहीं एक नया दुनिया बसाएं और वहां पे अपना मार्केट का जो है अपना मार्केट वहां बनाए, मार्केट बनाए। और जो माल जो हम उत्पादन कर रहे हैं, चूंकि आप देखिए क्या होगा, औद्योगिक का विकास होना स्टार्ट होगा, औद्योगिकरण की ओर ये आगे बढ़ेगा, नया नया तकनीक आप सीखेगा, नया नया तकनीकों को सीखेगा, जापान में आजमाएगा और ये आगे बढ़ने का देखेगा और नया बहुत सारा कुछ बनाएगा। तो जो बनाएगा उसको बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होगी। तो जापान भी वही कॉन्सेप्ट जो कि पाश्चात्य वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो यूरोपीय लोग क्या कर रहे थे, नया दुनिया खोज रहे थे, उसके बाद और नया दुनिया में बाजार व्यापार कर रहे थे, जापान भी ठीक उसी वही चीज करना चाहा। तो वो सफल भी रहता है बहुत हद तक। जैसे कि आज देखते हैं कि पाश्चात्य वेस्टर्न वर्ल्ड में हम लोग जापान को भी जोड़ लेते हैं कभी कभी, हालांकि नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन जापान वर्ल्ड में हम लोग अति सॉरी वेस्टर्न वर्ल्ड में जापान, चूंकि वेस्ट में तो जापान है ही नहीं हम लोग का, लेकिन फिर भी हम लोग जापान को ऐड करके चलते हैं
क्योंकि ये एक ऐसा करिश्माई देश रहा जो कि अपने दम पे बहुत आगे बहुत पहुंच गया और अभी भी आगे ही है भैया। तो ठीक है, ये हम लोग का रहा आज का डिस्कशन, जिसमें कि हम लोग देखे कि मेजी पुनर्स्थापना क्या था, मेजी पुनर्स्थापना क्या था, मेजी पुनर्स्थापना का क्या कारण रहा, मेजी पुनर्स्थापना क्या था, उसका क्या क्या कारण रहा। कारण में हम लोग लगभग 5-6 बात हम लोग कर चुके, जिसमें कि सामाजिक बारे में था, कृषक बारे में था, मजदूर के बारे में था, और फिर क्या था, जनता के बारे में था, सामंत के बारे में था, फिर अलग अलग सामंत लोग विद्रोह करने की भावना था, विदेशियों के बारे में था। तो खड़े खड़े देख रहे हैं कितना पॉइंट नाम याद आते आ रहा है, कुछ ना कुछ। आपको यदि पूरा का पूरा डीपली कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आपको लिखने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। कारण को देखने के बाद हम लोग परिणाम में देखें, परिणाम में देखें कि जापान जो है आधुनिकीकरण की ओर कैसे बढ़ गया, जापान शिक्षा की ओर कैसे बढ़ गया, जापान में शिक्षा कैसे प्राप्त होने लगा, जापान में बैंकिंग सुधार कैसे हुआ, आर्थिक सुधार कैसे हुआ, जापान एक औद्योगिक सुधार कैसे हुआ, जापान में विदेशी लोग से कैसे शिक्षा प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब परिणाम की बातें हैं। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन रहता है, ये दूसरा क्वेश्चन रहता है, और हम ये दोनों को मिला करके आपको तीसरा क्वेश्चन ये रेडी कर दिया, जिसमें कि एक साथ कारण भी रहे, एक साथ परिणाम भी रहे, ताकि आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आए। तो ये सब कुछ आपको जो है नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा, बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम में ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। और वेबसाइट में भी आप जा सकते हैं, फेसबुक में भी जा सकते हैं, टेलीग्राम में भी जा सकते हैं। हालांकि जहाँ पे आपको जरूरी है वहीं पे जाइए, इधर उधर ज्यादा समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीसियस है, तो इसीलिए समय पे ज्यादा फोकस करना है। हम यहाँ आपका 40 मिनट लेते हैं, तो 40 मिनट का जो है ना, 40 मिनट तक हम आपको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ऐसा बता देते हैं कि 40 मिनट आप लोग का जाया नहीं होने देते हैं। नहीं तो यूट्यूब में आप 10 मिनट का वीडियो देख लें, 15 मिनट का वीडियो देख लें, वो सब समय जाया हो रहा है आप लोग का, ठीक है। यहाँ जो 40 मिनट आप देखें, इसमें समय जाया आपका नहीं हुआ होगा। अब बहुत कोई को समझाने में प्रॉब्लम हो रहा होता है, क्योंकि अभी हम बोर्ड से शिफ्ट करके डिजिटल बोर्ड पे आए हुए हैं, तो इसीलिए बहुत कोई को जो है ना बताने में प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम होते फेस करना पड़ रहा है हमको अभी, इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा चीज बताना पड़ रहा है, जैसे ये सब चीज एक्स्ट्रा बताना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे करके इसके ऊपर काम किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जरूर फीडबैक आप लोग कीजिएगा, लाइक या डिसलाइक करके, कमेंट करके। और यदि पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर देना है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, नहीं तो आपको पता चलेगा कि ये वाला वीडियो में जो हम समझाए हैं बहुत कोई को समझे में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें समझाने वाला काम ही नहीं किया। ये वाला उन स्टूडेंट के लिए था जो कि ग्रेजुएशन का तैयारी कर रहे हैं, जिनको ग्रेजुएशन में लिखना है अच्छा तरीका से, तो उनके बारे में ये वाला वीडियो था, ठीक है। इसलिए पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हम लोग का हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान खत्म हो चुका है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान हो गया खत्म। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग का और देखते हैं क्या बात करेंगे, आपको टेलीग्राम में बता देंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है।